2024 में आपकी एमएससी कंप्लीट हो गई थी। आप उत्तराखंड से हैं और ये वैकेंसी हरियाणा में है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके चांसेस कम है? मे बी आउटसाइडर्स को इतना प्रेफर नहीं करते। आपने प्रिपरेशन किस तरीके से किया? जीएसआई के मेंस विज्ञान वृक्ष में मैं अपने नेट के टाइम से ही जुड़ी थी। जब आप एचपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए गए थे तो वहां पर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं गई और 5 मिनट में मुझे बाहर भेज दिया। नमस्कार साथियों, विज्ञान वृक्ष सक्सेस स्टोरीज के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंट में एमएससी पास किया है और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी प्रेस्टिजियस जॉब को हासिल किया है। इनकी जर्नी बिल्कुल इंस्पिरेशन होने वाली है, तो आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले तो कविता, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम जानना चाहते हैं आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, बट उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपके एकेडमिक्स के बारे में। थैंक यू सो मच सर। सर एकेडमिक्स में मैंने अपना स्कूलिंग सारे अपने होम टाउन हल्द्वानी उत्तराखंड से करी है। और उसके बाद आफ्टर ट्वेल्थ मैं अपनी ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले गई थी। वहाँ मैंने साउथ कैंपस एआरएसडी से केमिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स परस्यू करा। और जब मैं बीएससी में थी तो मैंने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करी। एंड देन फिर एमएससी के लिए मैं आईआईटी दिल्ली में चली गई थी। और वहाँ मैंने 2024 में अपनी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। कविता, आप कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रही थी? जैसे आपने बोला कि आप 2024 में आपकी एमएससी कंप्लीट हो गई थी। सर 2024 में जब मैंने एमएससी कंप्लीट कर ली थी तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझको अब इसके बाद जॉब में ही कुछ करना है, मतलब मुझे जॉब चाहिए। तो उसके बाद से ही मैं प्रिपरेशन में लग गई थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में। फर्स्ट पहले तो जब इनिशियली 2024 में ये वैकेंसी आई थी तब मेरे पास नेट एलएस नहीं था। तो तब तो मैं एलिजिबल नहीं थी इसकी प्रिपरेशन के लिए या फॉर्म फिल करने के लिए। बट फॉर्चुनेटली मेरा जून 2024 में नेट भी हो गया और वापस से फॉर्म रीओपन हुए। तो जब मैंने वापस मेरे पास एक और चांस था तो मैंने फॉर्म फिल किया और फिर उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए आप उसके लिए। आप उत्तराखंड से हैं और ये वैकेंसी हरियाणा में है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके चांसेस कम है? सर कभी कभी खुद से तो नहीं लगता था, बट हाँ मतलब सुनने को जैसे हमेशा मिलता है तो होता था कि मे बी आउटसाइडर्स को इतना प्रेफर नहीं करते। बट जब मैंने नंबर ऑफ सीट्स देखी तो जनरल में जैसे 79 वैकेंसीज थी तो मुझे लगा कि प्रिपरेशन करनी चाहिए और एक चांस तो देना चाहिए। बिना प्रिपरेशन के हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, एग्जाम तो मैं दूंगी और प्रिपेयर भी करूंगी और वो हो गया फिर। कविता, जैसे आईआईटी से कोई भी बच्चा एमएससी करता है तो सबसे पहले वो शायद रिसर्च की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड होता है, या फिर कहिए कि कोई ओएनजीसी टाइप की जॉब होती है, कुछ इस तरीके से बच्चा ज्यादा वहां पर प्रिपरेशन करता है। तो आपका कभी रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं रहा या फिर आपको टीचिंग ही करना था? सर जब मैं अपने एमएससी के सेकेंड ईयर में थी तो उस टाइम मुझे अपने मास्टर्स प्रोजेक्ट से समझ आ गया था कि रिसर्च ओरिएंटेड मैं नहीं हूँ। तो एमएससी के बाद मुझे था कि जॉब करनी, तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे सबसे प्रेस्टिजियस और अच्छी जॉब लगी, रिस्पेक्टेड जॉब है सोसाइटी में। हर सक्सेसफुल जर्नी में कुछ अनसीन स्ट्रगल्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपकी जर्नी में भी रहे होंगे। तो आपके लिए कौन से वाला फेज ऐसा था लाइफ में? क्या एमएससी का फेज बात करूं या फिर प्रिपरेशन वाला फेज बात करूं? क्योंकि आपने काफी कम टाइम में ही आपको जॉब मिल गई, अब काफी सारे बच्चों को नहीं मिलती है, तो आपका इसमें से स्ट्रगलिंग फेज था कोई? सर अगर फेजेस की बात करें तो जब हम एमएससी में थे तब तो बिल्कुल प्रेशर नहीं था। वो एमएससी का फेज तो बेस्ट फेज ही होता है। हमारे चारों ओर ऐसे ही बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उसमें मजा ही आता है। अगर लगे कि बहुत ज्यादा प्रेशर है तो किसी दिन क्लासेस छोड़ के, लैब छोड़ के आप लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओ अपने दोस्त को पकड़ के। तो वो सबसे हम्म। बेस्ट चीज होती है, वहां सबसे शेयर हम्म। करते हो अपनी जर्नी तो लगता हम्म। नहीं है। तो फिर जब एमएससी के बाद मैं घर आई और वहां मुझे लगा मतलब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे प्रिपरेशन ही करनी है। तो उस टाइम हाँ थोड़ा प्रेशर था, सब कुछ लगा कि तो सबकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं कि अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो करना ही है, खुद को भी एक टाइम देना होता है कि इस टाइम तक हमें कुछ ना कुछ करना ही करना है अब। तो वो था प्रेशर वाला फेज मेरे लिए। बट मैं मतलब आईआईटी के रिग्रेस शेड्यूल से हम सीख चुके थे कि प्रेशर हैंडल कैसे करना है, कैसे उसको डील करते हैं। तो फिर उसमें मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई जब मैं सोल मतलब घर पे प्रिपरेशन कर रही थी एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में। कविता, ये आईआईटी का जो आपने अभी बोला कि प्रेशर हैंडल करने का आपको थोड़ा सा वहां पर हो जाता है, जैसे नॉर्मल जगह से बच्चा एमएससी करता है इतना प्रेशर नहीं होता है, तो वो चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है बच्चों के लिए, और आपके लिए भी आई थिंक वही वाली चीज सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रही। ये सर मेरे लिए वो चीज़ काफी बेनिफिशियल थी, जैसे वहाँ बैक टू बैक क्लासेस, उसके बाद बैक टू बैक एग्जाम्स होते हैं। और हर सेमेस्टर हमें इतने सारे एग्जाम्स देने होते हैं, सब कुछ हैंडल करना होता है, लैब विद प्रोजेक्ट, फिर बाकी एमएससी के सेकेंड ईयर में थोड़ा कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है गेट एंड नेट का। तो वो चीज से हम काफी सीख जाते हैं और काफी पॉलिश होके बाहर आते हैं।
तो मतलब वो चीज हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है, और इसी से हिम्मत भी मिलती है बाकी की, अब हमें ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करनी चाहिए। आईआईटी से बैकग्राउंड होने के बाद भी जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए होता है, प्रॉपर एक शेड्यूल चाहिए होता है। तो आपका क्या शेड्यूल रहता था? आप मॉर्निंग में पढ़ते थे? क्वेश्चन आपने कैसे मैनेज किए? आपने प्रिपरेशन किस तरीके से किया? मैं मेनली उस बारे में बात करना चाहता सर, प्रिपरेशन में सबसे पहला तो मेरा गोल था कि मुझे अपना सिलेबस एक थॉरोली पढ़ के कंप्लीट करना है। काफी कुछ तो हम अपने सेमेस्टर्स में सीख जाते हैं, बट उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमें पढ़ना होता है कंपटीशन के लिए, क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा थ्योरी होती है और कंपटीशन के लिए एक अलग अप्रोच चाहिए होती है थोड़ी। तो सबसे पहला मेरा यही गोल था कि मैं अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करूं विद क्वेश्चंस। तो उसके लिए तो मैंने मेनली हेल्प ली थी कोचिंग की। विज्ञान वृक्ष में मैं अपने नेट के टाइम से ही जुड़ी थी। तो ये किया था मैंने अपनी पहला पहला फेज में, मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपना कोर्स विद क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लूंगी, जो भी असाइनमेंट्स होते हैं। एंड देन मैं नेक्स्ट शिफ्ट हुई थी पीवाईक्यूज में। जब मुझे लगा कि हाँ ये हो गया है, तो फिर मैंने पीवाईक्यू करना शुरू करा। और उसके बाद थर्ड फेज था रिवीजन का। तो रिवीजन के लिए फिर मैं यूट्यूब मैराथॉन्स ज्यादा प्रेफर करती थी अपनी थ्योरेटिकल रिवीजन के साथ, जो क्वेश्चंस था। हमारे पहले नहीं होते थे उनके साथ, और फिर बाकी यूट्यूब से बाकी जो मैराथन्स वगैरह होती थी उनको मैं बहुत रेगुलर देखती थी। कविता, आपका दिन में पर डे कितने घंटे पढ़ने का रहता था? सर, पर डे अगर मैं देखूं तो मैंने ऐसे कभी डिसाइड नहीं किया था पर डे, क्योंकि मेरा हमेशा से ही ऐसा है कि अगर मैं ज्यादा आ जाती हूँ, जैसे लोग बोलते हैं कि एक दिन में 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 11 घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैंने वो भी सुन के वो भी ट्राई किया है, बट उससे ऐसा होता था कि नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल फ्रेश नहीं हो पाती थी। तो एक दिन अगर हम्म। 11-12 घंटे पढ़ूँ तो नेक्स्ट डे बिल्कुल जीरो हो जाता था वो। तो मैं ये कोशिश करती थी, जैसे मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ तो मेरी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी मॉर्निंग में होती है, तो मैं ये डिसाइड करती थी कि मॉर्निंग में जल्दी उठ के बाकी सारे काम सेकेंडरी हैं, सबसे पहले बैठ के अपनी पढ़ाई कर लूँ, एक मतलब इतना टाइम ले लूँ कि मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मॉर्निंग में मैंने काफी खींच दिया है। और उसके बाद मॉर्निंग में करके मैं मतलब मैक्सिमम टाइम 12 बजे तक, अगर मैं सुबह 6 बजे से बैठ जाती थी तो। और फिर शाम को फिर थोड़ा हल्का ही रहता था, लाइक 3-4 घंटे शाम को अगर हो गए तो बस। 24 आवर्स की अगर बात करें तो आपका ओवरऑल 6 से 7 घंटे का हो जाता था? हाँ सर, अगर सीरियसली देखे तो हो जाता था, और मैं एक गोल भी रखती थी कि नहीं, इतना तो बैठना ही बैठना है, इतनी बैठने की एबिलिटी तो होनी चाहिए। हमारी तरफ से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या विज्ञान वृक्ष ने आपकी जर्नी में एक रियल चेंज फील करवाया है आपको? यस सर, बिल्कुल कराया है। अगर मैं अपनी प्रिपरेशन फेज की बात करूं, तो जैसे मैंने प्रिपरेशन आफ्टर ट्वेल्थ आईआईटी जैम से स्टार्ट करी थी, कभी जेई जेई के लिए प्रिपेयर करा नहीं। तो आईआईटी जैम से ही मैं आपसे तो कनेक्टेड थी, उस टाइम पे मैंने पूरा फिजिकल आपसे पढ़ा था। एंड उसके बाद जब एमएससी के बाद मैंने डिसाइड किया था कि हाँ अब मुझको ड्रॉप लेना है और प्रिपरेशन पे ही फोकस करना है, तो मैंने फिर विज्ञान वृक्ष से कनेक्ट हो गई थी। सबसे पहले मैंने नेट क्लियर किया था। नेट के बाद जब मैं एचपीएससी की बात करूं, जब मैं इसके लिए एलिजिबल हो गई थी, तो फिर उस प्रिपरेशन में भी मेरे विज्ञान वृक्ष ने काफी हेल्प करी है। जैसे प्री के टाइम मेरा प्राइमरी फोकस तो था कि मैं गेट का सिलेबस कंप्लीट करके ही जाऊं स्क्रीनिंग एग्जाम में, बट यूट्यूब में जो 4000+ क्वेश्चन सीरीज होती थी, मैं उसको भी देखती देखती थी। अगर वो लाइव खत्म हो जाता था तो फिर मैं उसको बैठ के सारी क्वेश्चन उसमें जो होते थे उसको देखती थी। और फिर बाकी तो गेट में पीवाईक्यूज वगैरह मैंने सब करे हैं उससे, विज्ञान वृक्ष में से। तो सर इस तरीके से तो मुझे बहुत हेल्प करी है। और सर एक और पॉइंट मैं अपनी तरफ से ये ऐड करना चाहूंगी, जो मैंने जेन्युइनली फील किया कि कोचिंग्स तो काफी सारी है मार्केट्स में, कंटेंट विज्ञान वृक्ष का डेफिनेटली अच्छा है, बट एक चीज जो चाहिए होती है, जैसे अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉलेज टाइम की बात करें तो काफी सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, प्रोफेसर भी वहीं होते हैं, क्लासमेट्स भी वहीं होते हैं। बट जब हम एक सोलो प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्शन फील होता है बाकी कोचिंग से। तो हम्म। विज्ञान वृक्ष में ऐसा नहीं है। लाइक मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैंने एक तो अमित सर और आपसे काफी ज्यादा डायरेक्टली पूछा है। और प्लस कोई भी दिक्कत हो तो अगर हम अपने ग्रुप में डालते थे, जो भी सुपर 70 वाला बैच था, मैं पहले उसी में ही थी, तो वहां पे मतलब बिना ज्यादा टाइम लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो ये काफी रिलीफिंग फैक्टर था, क्योंकि एक प्रिपरेशन फेज में फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा होती है। तो हम्म। ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज थी। थैंक यू कविता फॉर थैंक अप्रिसिएशन। यू सर। ठीक है। और एग्जिस्टिंग कोचिंग लाइक विज्ञान वृक्ष। कविता, जैसे नेट गेट की अगर बात करें तो नेट के पेपर में बच्चा कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के जाता है तो नेट इजीली क्रैक कर देता है, कुछ चीजें छोड़ भी सकता है।
लेकिन एचपीएससी जैसा एग्जाम जो होता है उसमें आपको पूरा ही कोर्स पढ़ के जाना पड़ता है। तो आपका कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपका वीक हो, जो आपने इस प्रिपरेशन के दौरान बेटर किया है, आपने उसको किस तरीके से बेटर किया है? सर बेटर मैंने जैसे 3 स्टेजेस थे, तो हर 3 स्टेजेस में मैंने अलग अलग अप्रोच यूज करी है अपने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो वीक है उनको सही बेटर करने के लिए। स्क्रीनिंग तो ऑब्जेक्टिव था, तो उसमें तो मुझे इतनी दिक्कत हुई नहीं। और स्क्रीनिंग के टाइम में मेरा जीएसआई का मेंस भी था, तो मैं काफी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे वैसी थी उस लाइन में, तो तब तो मुझे दिक्कत हुई नहीं। और अगर मैं मेंस के लिए बोलूँ तो मेंस में हमें बहुत पर्टिकुलरली फोकस करना पड़ता है थ्योरेटिकल पार्ट में। तो उस टाइम में यही कोशिश करती थी कि नोट्स जब भी पढूं तो इस तरीके से पढूं कि कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, सपोज लिंडमैन थ्योरी से अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए कि इसको डिस्क्राइब करो, उसकी डेरिवेशन लिखो, तो मैं उस पे अब थ्योरी मेरी कंप्लीट हो। और ऐसे इसी तरीके से करती थी। और फिर अगर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते थे तो मैंने एक जीएसआई के मेंस और हरियाणा सिविल सर्विस में जो केमिस्ट्री ऑप्शनल होता है उसके क्वेश्चंस डेली मैं तो शाम के टाइम कोशिश करती थी कि 7-8 क्वेश्चंस मैं वाइट A4 साइज शीट में लिख के प्रैक्टिस कर लूं। और फिर उनके रिव्यू के लिए मैं लाइक अपने जो दोस्त जो सिविल सर्विस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको या चैट जीपीटी में उनके पिक्चर क्लिक करके डाल देती थी और बोलती थी मैं इसे ऐसे कैसे इम्प्रूव और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो मैंने इसी तरीके से प्रिपरेशन करी है। बाकी जो अगर मुझे लगता था कि मुझे और टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए फिर मैं कोई रेफरेंस बुक यूज कर लेती थी। कविता, जब आप एचपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए गए थे तो वहां पर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर वहाँ इनिशियली तो जब रिजल्ट आया मेंस का तो नर्वसनेस थी, काफी ज्यादा नर्वसनेस थी। बट फिर जैसे जैसे प्रिपरेशन करी, हर एक चीज पे काम किया, लाइक हरियाणा जीके और लैब पार्ट, एक्सपेरिमेंटल पार्ट, एमएससी प्रोजेक्ट, और अपना जो कोर केमिस्ट्री है उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया इंटरव्यू परस्पेक्टिव से। तो फिर वो नर्वसनेस कम होने लग गई थी। और रूम पे जाके तो वहाँ नर्वसनेस होती है। हम्म। बट जो भी मेंबर्स थे इंटरव्यू के वो काफी स्वीट थे, उन्होंने काफी अच्छे से इंटरव्यू लिया, तो इतना पता नहीं चला। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगा कि मैं गई और 5 मिनट में मुझे बाहर भेज दिया। मुझे लगा ही नहीं कि मेरे इंटरव्यू में इतना टाइम भी लगा, ऐसा लगा कि मैं गई और एकदम क्वेश्चन आए और मैंने आंसर करा और बस उन्होंने बोला ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया। तो वो पता ही नहीं चला टाइम का। इंटरव्यू में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? सर मुझसे जो सबसे पहले जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे कि मैंने एमएससी और अपनी बीएससी किस ईयर में कंप्लीट करी है और उसके बाद में क्या कर रही हूँ, पहले क्वेश्चन तो ये थे। और फिर जो बाकी वहाँ केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे 3, उनने कोर केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन लाइक नॉर्मल बेसिक एग्जाम लेवल तक के, बस इतने, इससे ज्यादा नहीं थे। कविता, अभी आपका ये जो इंटरव्यू हजारों बच्चे देखेंगे इसके बाद और आगे तक देखते रहेंगे, तो जो भी एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे चाहे आपके आईआईटी में जूनियर्स हो, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहो? सर एडवाइस मैंने जो अपनी प्रिपरेशन जर्नी से सीखा है, अभी मतलब प्राइम प्रिपरेशन जर्नी से, अभी तो लाइफ काफी है आगे, काफी चीजें हमें और एक्सपीरियंस करनी है, बट जो चीज मैंने अपनी प्राइम प्रिपरेशन फेज से सीखा है मैं वही शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो है कंसिस्टेंट रहना, चाहे कुछ हो जाए। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दो अलग चीज होती हैं। तो अगर हम डिसिप्लिन ना भी है तो चल जाएगा, बट कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा। अगर हमने डिसाइड कर लिया कि कुछ प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज जो मैंने सीखी है, फिर अपने आप का कंपैरिजन बंद कर देना चाहिए किसी से भी, क्योंकि हर कोई अपनी खुद की बैटल फाइट कर रहा है, अपने खुद का मतलब बोलते हैं ना कि अपना खुद का पहाड़ चढ़ रहा है। तो उस अकॉर्डिंग हमें दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने सीखी है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्राइम फोकस कुछ होता है बट वो हो नहीं पाता। लाइक जब मैं गेट 2025 देने वाली थी तो उस टाइम मेरा पूरा फोकस गेट पे था, अदर सारी चीजें सेकेंडरी थी। बट वो दिन ऐसा कुछ था कि नहीं हो पाया वो, मतलब मैं टॉप 100 भी नहीं ला पाई, टॉप 50 तो बहुत दूर की बात है। बट वो जो मुझे जितनी मेरी लर्निंग थी वहां, जितनी मेरी नॉलेज थी, मैंने जितना सीखा वो सब मेरा एचपीएससी में काम आया। एचपीएससी पूरा मेरा बहुत अच्छे से हुआ उस वजह से। तो मैं यही बोलूंगी कि ऐसा मतलब कभी कभी वो होता है ना, गॉड्स प्लान अलग होता है और हमारा प्लान अलग होता है। हम्म। तो हम्म। इसीलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक चीज नहीं हुई तो उसका बेनिफिट हमें कहीं ना कहीं मिलेगा। वो होता है ना अपना टाइम आएगा, तो वो अपना टाइम बिल्कुल आता ही आता है, इस पे अब मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ। और बस आपको कंसिस्टेंसी से लगे रहना है, और
आपको छोड़ना यस नहीं है, सर। और पढ़ा हुआ कभी भी आपका नहीं, खराब नहीं जाता, आपकी मेहनत कभी खराब जाती खराब ही नहीं नहीं। जाता। बस आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आप में पेशेंस होना चाहिए कि ठीक है, ये नहीं हुआ ना, कोई यस बात नहीं, सर। मैं लगातार काम करता रहता हूँ, लगातार मेहनत करता हूँ, तो हो जाता यस है। सर। ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कविता, आईआईटी से फ्रेश एमएससी पास आउट, उसके बाद एचपीएससी में सिलेक्शन, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहुत बहुत इंस्पिरेशन आपसे बच्चों को मिलेगी। और आपने जो बातें बोली, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, आपने एक बड़ी खास बात बोली, डिसिप्लिन ना भी हो तो चलेगा, कंसिस्टेंसी बिल्कुल आपके अंदर रहनी चाहिए जब भी आप किसी भी चीज को टारगेट लेके चल रहे हो। तो आपसे बच्चों ने काफी कुछ सीखा है, और आई होप आपका करियर बहुत जबरदस्त होगा और आप और बेहतर लाइफ में करोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।